मॉर्निंग एवरीवन, मैं निकिता सिंह आप लोगों का शहीद प्रमोद BA कॉलेज में के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आपका कोर्स है BA सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में मैंने आप लोगों को जेंडर सेक्स के बारे में बताया है, पैट्रियार्ची के बारे में बताया है, फेमिनिज्म के बारे में बताया है। जेंडर बायस के विषय में हम लोगों का क्लास हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। आपका टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग लिंगीय रूढ़िबद्धता। लिंगीय रूढ़िबद्धता लिंगीय रूढ़िबद्धता। तो आज आपका टॉपिक है लिंगीय रूढ़िबद्धता। लिंगीय रूढ़िबद्धता से क्या समझते हैं? तो जैसे कि जेंडर के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी नेचर जो है हमें क्या है इक्वली भेजती है, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी जो है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है। जेंडर क्या है? समाज के द्वारा विभेद उत्पन्न करना, और सेक्स क्या है? प्राकृतिक है। तो मनुष्य जो है वह अपनी सुरक्षा के लिए सामाजिक संविदा जो है वह सामाजिक संविदा को अपनाती है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्या करती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा को अपनाती है और उसी प्रकार अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का जो है वह विभाजन करती है। लेकिन यह विभाजन जो है वह परस्पर सहमति पर था। विभाजन कैसा था? परस्पर सहमति पर था। इसमें उस समय का जो विभाजन था उसमें ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा था, ना कोई प्रधान था, ना कोई अप्रधान था, यानी समय की आवश्यकता के अनुरूप एक दूसरे के सहयोग की भावना थी। लेकिन स्त्रियां जो सहयोग की भावना रखती थी या कर्तव्यों को समाज के, वह क्या हुआ? पुरुष की प्रधानता में दिन प्रतिदिन जो है वह बढ़ोतरी होने लगा, यानी पुरुष जो है अर्थोपार्जन करने लगे, आर्थिक कमी जो थी उसको पूरा करने लगे, और वह स्त्रियों की जो मौन स्वीकृति थी उस मौन स्वीकृति के भ्रम में पुरुष जो है महिलाओं पर बहुत सारे जो है रोकथाम लगाने लगे, उन पर बहुत सारे नियंत्रण रखने लगे, और यह नियंत्रण ही जो है अघोषित रूप से डिस्क्रिमिनेशन को पैदा किया, यानी भेदभाव और अंतर को पैदा किया। तो ये तो हुआ कि भाई यह डिफरेंसेस क्यों आए। आज हम स्टीरियोटाइपिंग क्यों पढ़ रहे हैं, जेंडर बायस क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को पहले समझना। आज सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं, जेंडर को हम लोग साइड करते हैं, हम सिर्फ स्टीरियोटाइपिंग पे ध्यान देते कि रूढ़िबद्धता है क्या। तो रूढ़िबद्धता जो है एक सामाजिक मानदंड है। रूढ़िबद्धता क्या है? एक सामाजिक
सामाजिक मानदंड है, अर्थात रूढ़िबद्धता के पीछे जो है समाज की मौत स्वीकृति होती है। समाज की क्या होती है? मौत स्वीकृति होती है। यानी रूढ़िबद्धता एक सामाजिक मानदंड है और यह सामाजिक मानदंड क्या है? समाज के द्वारा स्वीकृत किया गया है और यह किसी एक व्यक्ति के मन से निकलता है। रूढ़िबद्धता क्या है? एक व्यक्ति के मन से निकला और छूत की बीमारी की तरह यह पूरे समाज में फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ एक स्टेरियोटाइपिंग की बात कर रही हूँ, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की बात नहीं कर रही हूँ, पहले चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप मान लीजिए आपका कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, कोई काम नहीं आ रहा है, लेकिन आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और वहाँ पे आपने एक पेड़ देखा, किसी भी पेड़ को ले लीजिए, और उस पेड़ पर आप क्या करते हैं कि जाकर कहते हैं कि भाई मेरा यह काम नहीं हो रहा और कुछ चढ़ावा चढ़ा देते हैं और आपका काम हो जाता है। तो आपकी यह धारणा बन गई कि अरे मैंने इतने सारे प्रयास किए, मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन इस पेड़ के पास आने के बाद मेरा यह काम होने लगा और मेरा काम हो गया। तो आप क्या करते हैं? वहाँ पर पूजा आराधना करते हैं और इस बातों को समाज में भी फैलाते हैं। समाज के लोग भी कहते हैं अरे ऐसा होता है और 10 समाज के लोग आकर वहाँ पे यह कार्य करने लगते हैं। तो यह क्या हो गया? रूढ़िबद्धता हो गया, एक धारणा, एक कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई यह पेड़ के पास जाकर यह मन्नत मांगने से या करने से काम हो जाता है। तो इसी तरह की रूढ़िबद्धताएं जो हैं वह बनने लगती हैं, ठीक है। तो इस यहूदा जो है एक उनके अनुसार क्या है? रूढ़िबद्धता एक समूह के प्रति पूर्वकल्पित मतों का संकेत करती है। रूढ़िबद्धता क्या करती है? रूढ़िबद्धता एक समूह के प्रति पूर्वकल्पित संकेत करती है। ये यहूदा जो है उनका यह थॉट है कि रूढ़िबद्धता क्या है? एक समूह के प्रति पूर्वकल्पित मतों का संकेत है। यानी आप किसी भी धर्म विशेष से ले लीजिए, किसी समुदाय विशेष से ले लीजिए। समुदाय विशेष का क्या होता है? कपड़े को लेकर एक बात करते हैं कि किसी समुदाय का कपड़े पहनने का तरीका आप बंगाल में देखेंगे, बंगालियों का कपड़े का ड्रेसिंग सेंस अलग है, गुजरातियों का ड्रेसिंग सेंस अलग है, पंजाबियों का एक ड्रेसिंग सेंस अलग है, बिहारियों का अलग है। यानी भारत के हर प्रांत में अलग अलग ड्रेसिंग सेंस है, अलग अलग खान पान है। तो यह उनकी यह धारणा बन गई है कि पंजाबियों की भी मक्के की रोटी और सरसों का साग यह उनके लिए फेमस है, बंगालियों में जो है वो नॉनवेज का फेमस है, गुजराती क्या है तो वह कंप्लीटली जो है शाकाहारी है। तो ये परसेप्शन एक समूह के प्रति बन रहा है। ड्रेस अगर आप जो है बंगाली साड़ी अगर कोई महिलाएं बिहार में पहनती हैं तो कहती है ये हमारे कल्चर में तो नहीं है। यानी क्या है? यह रूढ़िवादी सोच है कि उसको चेंजिंग नहीं कर सकते। यह वो समूह विशेष की चीजें हैं, समूह विशेष का ड्रेसिंग सेंस है, उसको हम नहीं अपना सकते हैं। तो ये रूढ़िवादिताएं हैं, रूढ़िवादी मान्यताएं हैं और यह जो है इसको बदलने में या समाज को उस चीज को एक्सेप्ट करने में समय लगता है। पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को नहीं समझ पाते या चेंज करने में, बदलाव में बहुत सारा समय लगता है। स्मिथ जो है उनका कहना है कि रूढ़िबद्धता अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित है तथा जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैंने अभी कहा कि जैसे रूढ़िबद्धता क्या है कि अब भाई बिहारी बंगाली साड़ी पहनने का स्टाइल है तो ये बिहारी महिलाएं नहीं पहन सकते, अरे साड़ी ही तो पहनना है, जिस स्टाइल में पहन लीजिए उसमें क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन नहीं, वह एक अंधविश्वास बना हुआ है कि हमारे कल्चर को बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए हम उस चीज को नहीं पहन सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप। ये तो बातें हो गई कि रूढ़िबद्धता क्या है, कैसे होती है। हाउ मेनी स्टीरियोटाइपिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो नकारात्मक होती है, रूढ़िबद्धता के प्रकार। तो कौन कौन से होते हैं? नकारात्मक, सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। इसे निषेधात्मक भी कह सकते हैं, निषेधात्मक। नकारात्मक और निषेधात्मक। तो सकारात्मक रूढ़ियां कैसे रूढ़ियां होती है? सकारात्मक समाज में बहुत सारे परसेप्शन बने हुए हैं जो आज भी हैं। तो जैसे कि सकारात्मक रूढ़ियां होती है जो व्यक्ति से विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखती है। यानी अगर कोई शिक्षक है तो उसकी शिक्षक को एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने की अपेक्षा समाज के द्वारा की जाती है। तो उसी तरह क्या है कि सकारात्मक रूढ़ियां ऐसी रूढ़ियां हैं जो व्यक्ति से क्या है, एक विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखती है। उदाहरण हेतु जैसे कि जीवन में ईमानदारी रखो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का आदर करो। आखिर यह तो एक इंसान के दिमाग से ही निकला होगा ना, और ये इस तरह से करते करते तो ये क्या है, यह सकारात्मक स्टीरियोटाइपिंग है। यानी समाज में अच्छी सोच, अच्छे व्यवहार की कल्पना हर किसी से की जाती है। लेकिन उसमें क्या है, नकारात्मक या निषेधात्मक क्या है? तो नकारात्मक, इसमें नकारात्मक जो है निगेटिविटी ला रहा है, लेकिन निषेधात्मक क्या है, सकारात्मक का ही एक रूप निषेधात्मक है, जिसे कहते हैं कि जैसे ये कार्य आपको नहीं करना है। जैसे चोरी को समाज के द्वारा गलत माना जाता है, तो चोरी नहीं करना यानी नहीं, निगेटिविटी नहीं, नो, यानी उसमें क्या है कि निषेध किया गया है कि आपको यह रूढ़िबद्धता क्या है, एक सामाजिक मानदंड है कि इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे महिलाएं हैं तो समाज में वेश्यावृत्ति व्याप्त है, लेकिन वह क्या है कि यह गलत चीज है, महिलाओं को वेश्यावृत्ति नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है, जैसे कि समाज में आप जुआ खेलते हैं, जुआ से पैसे कमाते हैं, लेकिन उसको समाज में गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है। यानी सट्टेबाजी करना सही नहीं है। आज तो बड़े लेवल पर सट्टेबाजी होती है, लेकिन यह सही चीज नहीं है, एक निषेधात्मक स्टीरियोटाइपिंग में आता है। तो ये है, आप कह सकते हैं कि रूढ़ियों में क्या है, नैतिकता का पर्याप्त प्रभाव रहता है। रूढ़ियों में नैतिकता का पर्याप्त प्रभाव रहता है एवं इनका पालन करना भी सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अतिथि का आदर करना, स्त्रियों से आदरपूर्वक व्यवहार करना रूढ़ियों के ही उदाहरण है, जिनका पालन सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप करना व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये है स्टीरियोटाइपिंग के टाइप्स और उनके कुछ है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कि उसकी विशेषता क्या है, स्टीरियोटाइपिंग की विशेषता क्या है। तो अभी हम आते हैं कि स्टीरियोटाइपिंग की विशेषता। तो स्टीरियोटाइपिंग की विशेषता है
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेरियोटाइपिंग यानी विशेषता। तो विशेषता क्या है? सामाजिक संरचना के स्थायित्व, सामाजिक संरचना के अस्थायित्व में रूढ़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी सामाजिक संरचना के अस्थायित्व में रूढ़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यह इसकी विशेषता है। अगर किसी समाज की संरचना हम समाज के में बहुत सारी कम्युनिटी है, बहुत सारे समुदाय हैं और जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की कुछ मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, तो वह क्या है, उनके कंस्ट्रक्शन में, उनकी संरचना में रूढ़ियां जो है अपनी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब जैसे हिंदू समाज है तो उनकी कुछ रूढ़ियां हैं, उनकी कुछ मान्यताएं हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन करने में और उसमें भी आपको जो रूढ़ियां का जो है, अब हम कहते हैं कि जिस समय का जो डिमांड था उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन हुआ, हम कहते हैं ना कि रूढ़िवादी सोच को बदलना चाहिए। तो हम उन्हीं गलत परंपराओं को लेकर आगे नहीं चल सकते हैं। रूढ़ियों में परिवर्तन, जो सुधार होता है वो होना चाहिए वक्त के साथ। जैसे समाज में पहले सती प्रथा व्याप्त थी, क्या आज सती प्रथा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह एक गलत चीज था। एक जिंदा आदमी को मरे हुए व्यक्ति के साथ उसको जिंदा जला देना, वह समाज की कितनी असंवेदनशील व्यवस्था थी। क्या उसको सही कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। यानी रूढ़ियों में परिवर्तन आया। दूसरा है, रूढ़ियां प्रायः गतिहीन होती हैं। रूढ़ियां प्रायः गतिहीन होती हैं। रूढ़ियां प्रायः गतिहीन होती हैं एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति उनको आत्मसात करते हुए उसके अनुरूप व्यवहार करने लगता है। रूढ़ियां जो है प्रायः गतिहीन होती हैं। गतिहीन का मतलब है कि वह एकाएक फैलता नहीं है। जैसे लाइक कोरोना वायरस अभी आपको एकाएक पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, लेकिन रूढ़ियों को फैलने में समय लगता है। लेकिन जब यह फैलती है तो इनकी जड़ें इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि पढ़ा लिखा सामाजिक वर्ग, कानून भी उसको बदलने में, उसके प्रक्रिया फैलने में जितनी गतिहीन होती है उतनी ही गतिहीन उसको बदलने में लगता है। वह बदलने की प्रक्रिया भी जो है वह बहुत ही धीमी गति से होती है। यानी समाज में जो दहेज प्रथा है वह एक गतिहीन प्रक्रिया की तरह फैली, लेकिन धीरे धीरे समाज में उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई कि आज पढ़ा लिखा समाज उसको बदलने में सक्षम नहीं है। कानून के द्वारा बहुत सारे एक्ट आए, लेकिन क्या वह एक्ट समाज में इस दहेज प्रथा को खत्म करने में सक्षम है? नहीं।
वह ऊपरी तौर पे तो सक्षम है, लेकिन आंतरिक तौर पर वह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। तीसरा है, रूढ़ियों के पीछे कानून की सहमति नहीं होती। रूढ़ियों के पीछे रूढ़ियों के पीछे कानून की सहमति नहीं होती। रूढ़ियों के पीछे कानून की सहमति नहीं होती, फिर भी इनका प्रभाव व्यवहार में कानून से ज़्यादा होता है। क्या है कि रूढ़ियों के पीछे कानून की सहमति नहीं होती, फिर भी इनका प्रभाव जो है व्यवहार में कानून से ज़्यादा होता है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, रूढ़ियों में नैतिकता का अंश नहीं होता। रूढ़ियों में क्या होता है? नैतिकता का अंश नहीं होता, इसलिए इनका पालन धार्मिक कर्तव्यों के रूप में होता है। धार्मिक कर्तव्य के रूप में होता है। उसके बाद है, रूढ़ियाँ हमारे जीवन की महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करती है। रूढ़ियाँ हमारे जीवन की महत्वपूर्ण ज़रूरतों को कैसे पूरा करती है? रूढ़ियाँ जो हैं हमारे जीवन की महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करती है। जैसे कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ सामाजिक मान्यताएं हैं जो एक वर्ग विशेष के लिए बनाई गई हैं और उनके अकॉर्डिंग उस समाज के लोग जो हैं अपना व्यवहार करते हैं, उस रीति रिवाज और मान्यताओं को पूरा करते हैं। और रूढ़िवादी परंपराएं जो हैं प्रायः लिंग भेद को उत्पन्न करती हैं। हम अभी जो पढ़ रहे थे वह कंप्लीटली स्टीरियोटाइपिंग पे था, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे बात नहीं आ रही थी। तो ये विशेषताएं जो मैंने बताई, जिसमें आपको लास्टली विशेषताएं बताई कि रूढ़िवादी परंपराएं प्रायः क्या है, लिंग भेद को उत्पन्न करती है। लिंग भेद को किस तरीके से उत्पन्न करती है भाई? जैसे लड़का और लड़की, समाज जो है यहाँ पे क्या है, बॉयज चाइल्ड है। समाज जो है तराजू में तौलते हैं, बॉयज चाइल्ड है, बॉयज चाइल्ड की ऊंचाई जो है वह ऊपर है, लेकिन गर्ल चाइल्ड जो है वह यहाँ पे है। गर्ल चाइल्ड कहाँ है? यहाँ पे है। गर्ल चाइल्ड को जो है वह तराजू में नीचे के दौर पे तौला जाता है।
लिंगीय रूढ़िवादिता क्या है कि समाज में पुरुष को ऊंचा स्थान प्राप्त है और महिलाओं को जो है निम्न स्तर का स्थान प्राप्त है। यह रूढ़िवादी मान्यताओं के अनुसार समाज में यह वर्गीकरण किया गया है। मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्यों हुआ इस विषय में मैं पढ़ाया है कि भाई पैट्रियार्ची के विरोध में हुआ, जेंडर के विरोध में हुआ कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में महिलाओं को हर एक स्टेप पे अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी जड़ें इतनी स्ट्रांग है कि उसको हिलाने में, क्योंकि महिलाएं की मौन स्वीकृति जो है वह उनको इस लेवल पर ले गया है कि आज वह खुद का कॉन्फिडेंस भी खो चुकी हैं और वह अपने आप को पुरुष के इक्विवेलेंट या पुरुष से बेहतर समझने में कहीं ना कहीं कमी फील करती हैं। उनको लगता है कि नहीं, पुरुष ही सबसे ज़्यादा सही है। इस कॉन्सेप्ट को बदलने में अभी बहुत पढ़े लिखे समाज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बदले भी हैं, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट को इक्वल राइट्स आने में अभी जो है बहुत समय लगेगा। यानी इक्वल क्या है कि यह बॉयज़ है और यह गर्ल्स है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि इक्वली आने में अभी बहुत समय है। हम सिर्फ इक्वल की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन उस इक्वलिटी के लाने में जैसे सदियां आई हम लोगों को इस लेवल पर लेकर के आने में, जब हम इक्वल थे और इक्वल होने के बावजूद हम क्या हैं, ऐसे हैं। यानी पुरुष का स्थान ऊपर है और महिलाओं का स्थान नीचे है। तो इस इक्वलिटी को लाने में भी अभी हमारे शिक्षित समाज को समय लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाते आई हूँ, लेकिन इसमें भी देखना है कि क्या है। तो बाल विवाह, आखिर लड़कियों का बाल विवाह क्यों कर दिया जाता है? पढ़े लिखे शिक्षित समाज में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी बाल विवाह की मौन स्वीकृति लोगों में है। लड़कियों की अभी बहुत सारी शादियां जो है कम एज में कर दी जाती है। तो यह भी रूढ़िवादी सोच का ही एक पॉइंट है और यह भारतीय समाज की स्टेरियोटाइपिंग है। दूसरा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण भी आखिर क्यों दहेज लड़कियों की शादी करके कहा जाता है, आज का स्लोगन चला है कि बेटियां जो है एक अनमोल धन है, उनका दहेज देकर अपमान नहीं किया। आखिर दहेज कौन ले रहा है? आखिर इसी समाज में तो दहेज लिया जा रहा है ना। तो फिर उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे, ये रूढ़िवादी सोच, महिलाओं को कभी भी इक्वल राइट्स नहीं मिल सकता है, कभी भी वह इक्वली नहीं आ सकते हैं। दूसरा है पिंडदान हेतु पुत्रों की महत्ता। आखिर क्यों माता पिता को या घर के जो बड़े हैं उनको मुखाग्नि देने का अधिकार पुत्र को ही क्यों है, लड़कियों को क्यों नहीं? आज यह कंसेप्ट बदलता जा रहा है समाज में। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि इन कंसेप्ट को बदलते हुए लड़कियां भी पिंडदान देती हैं अग्नि, लेकिन पूरे तौर पर यह नहीं बदला है और स्त्रियों से मात्र गृह कार्य की ही अपेक्षा की जाती है। आज इस चीज़ में आप देखिएगा कि बहुत सारे स्कूल के जो बुक्स हैं जिनमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें अक्सर यह दिखाया जाता है कि माँ है तो किचन में काम कर रही है, पिताजी हैं तो वह टीवी देख रहे हैं, और हैं तो बाहर गए हैं सब्जी लाने के लिए। तो ये क्या है, महिलाओं को सिर्फ किचन तक ही सीमित क्यों किया जाता है? आज महिलाएं कदम से कदम मिला करके साथ काम कर रही है, आर्थिक उपार्जन कर रही है। पहले का कॉन्सेप्ट क्या था कि पुरुष ही काम करते थे, पुरुष पर ही आर्थिक भार था, इसलिए लोग क्या है कि उनकी बातों को मानने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे थे। और यह सोच जो है धीरे धीरे बदल रहा है। आज समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है भारतीय समाज का, पुरुष ही घर का पालनहार है, यह परसेप्शन बनने में लोगों को बहुत समय लगा। आज इस परसेप्शन को चेंज होने में भी समय लगेगा कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी घर की पालनहार होती हैं। थैंक यू। तो ये आज आप लोगों ने स्टीरियोटाइपिंग को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे।